नमस्कार, मैं प्रोफेसर जेपी यादव। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। ये है ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स में हम लोग डिफरेंट पार्ट्स और उसके फीचर्स, क्या यूजेस हैं, इन सब के बारे में देखेंगे। ये हमारा जेनेटिक्स का पार्ट है जिसमें यूनिट 2 स्टार्ट होती है। अगर हम ब्लड ग्रुप के बारे में देखें तो ब्लड ग्रुप जो आरबीसीज, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स हैं, जो लाल रक्त कणिकाएँ हैं, इनके सरफेस पे कुछ मार्कर्स होते हैं। उन्हीं मार्कर्स के आधार पे हम इनको डिसाइड करते हैं। लेकिन ज़रूरत या ये क्वेश्चन से आता है कि ब्लड ग्रुप की ज़रूरत क्यों है। तो सबसे जो मुख्य बात है वो ये है कि यदि किसी पर्सन्स को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो अगर हम कोई भी ब्लड उस व्यक्ति को ट्रांसफ्यूज करते या चढ़ाते या देते हैं तो प्रोबेबिलिटी है कि अगर सेम ब्लड ग्रुप है या कंपेटेबल है तो ठीक है, अदरवाइज़ वहाँ पे कुछ रिएक्शंस होंगे और ब्लड में क्लम्पिंग्स होगी और जिसकी वजह से उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो डोनर है और जो रिसीवर है दोनों के ब्लड ग्रुप में कंपेटिबिलिटी है या नहीं है। उसी तरह हम जो डिफरेंट हेमोलाइटिक डिजीजेस हैं न्यू बॉर्न में पर्टिकुलरली, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि उनमें जो RH फैक्टर है वो कंपेटेबल है या नहीं। अगर यहाँ पे भी कंपेटिबिलिटी नहीं है तो भी जो भी रिसीवर है उसकी डेथ होने की पूरी संभावना रहती है। तीसरा, बहुत सारे लीगल केसेस भी आते देखने को मिलते हैं जिसमें कि पेरेंट्स एक क्लेम करता है कि ये मेरा बच्चा है या किसी और का है, तो ब्लड ग्रुप से भी हम लोग कुछ हद तक उसकी पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा हम मेंडेलियन जेनेटिक्स की स्टडी कर सकते हैं कि किस तरह से पेरेंट्स और जो फादर और मदर है तो उनका कौन सा ब्लड ग्रुप है तो बच्चे का कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है। ये स्टडी हम बड़े आसानी से इसके थ्रू कर सकते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में ब्लड ग्रुप सिस्टम्स की खोज की थी और उन्होंने ABO 3 एलील्स फॉर्म पे दिया था, उसकी उन्होंने डिस्कवरी की थी। और बाद में लैंडस्टीनर वीनर के साथ एक अनदर ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज की, RH ग्रुप की। उनके पहले ABO सिस्टम की जानकारी या खोज की वजह से 1930 में उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में। उसके अलावा अगर देखा जाए तो लैंडस्टीनर ने 2 लॉज दिए, 2 नियम बताए ब्लड ग्रुप्स के लिए। पहला था इफ सर्टेन एग्लूटिनोजन मीन्स कि एंटीजन्स जो है जो आरबीसी के सरफेस पे है, इफ इट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी द करस्पॉन्डिंग एग्लूटिनिन दैट इज जो एंटीबॉडी है जो सीरम में मिलती है वो एब्सेंट रहेगा प्लाज्मा में। ठीक उसी तरह इसका रिवर्स वाइस वर्सा में, इफ सर्टेन एग्लूटिनोजन इज एब्सेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज देन करस्पॉन्डिंग एग्लूटिन मस्ट बी प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। तो अगर सरफेस पे है तो प्लाज्मा में नहीं होगा और अगर सरफेस पे नहीं है तो प्लाज्मा में उसका एंटीबॉडी होगा। यहाँ पे हम एक वीडियो प्ले करना चाह रहे थे, किसी कारण टेक्निकी कारणवश वो नहीं प्ले हो रहा, जस्ट दिखाने के लिए कि किस तरह से आरबीसी सेल जो बनती हैं, जो सरफेस पे एंटीजेंस हैं या प्लाज्मा जो एंटीबॉडी हैं, दे आर जेनेटिकली डिटरमाइंड। इनके पीछे भी एक पर्टिकुलर जीन्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, किस वजह से होगा। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ब्लड ग्रुप अगर ABO सिस्टम जो कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था उस हिसाब से AB
ए बी क्या है, कोडोमिनेंस जेनेटिक्स का एक टर्म है। कोडोमिनेंस मीन्स कि दोनों एलील पार्ट एक साथ फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस दे। तो ए और बी दोनों का पार्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, इसलिए ए बी सिस्टम्स। और ओ सिस्टम, ओ मीन्स एक जर्मन वर्ड है दैट इज़ कॉल्ड ओहेम। ओहेम मीन्स होता है विदाउट, या उसको बोले जीरो, नल। तो ओ ग्रुप उसको दिया गया, ओ जीरो बोल के, जीरो थोड़ा सा नेगेटिव सेंस आता है, सो पीपल स्टार्टेड कॉलिंग इट ओ। तो ये 4 ब्लड ग्रुप्स हमें देखने को मिलते हैं, ए बी एंड ओ ग्रुप्स। और जो एंटीजेंस हैं जो कि आरबीसीज के, रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पे मिलते हैं, तो एंटीजन ए ब्लड ग्रुप पे ही मिलेगा, बी का बी पे, ए बी का ए और बी दो, जो कि कोडोमिनेंस का केस है। और जीरो में दैट मीन्स कि इनके सरफेस पे कोई भी एंटीजेंस नहीं मिलेगा। ठीक उसी तरह अगर हम सीरम में देखें, प्लाज्मा में, कि कौन से एंटीबॉडी है, तो एंटीबॉडी उसका रिवर्स आएगा, एंटी बी, एंटी ए, नन। और ओ में दोनों एंटीबॉडी मिलेंगे, एंटी ए और एंटी बी। इस आधार पे हम लोग ब्लड के डोनर्स को भी डिसाइड कर सकते हैं। तो ये कौन कौन सा, जो ए ग्रुप है, ए को और ओ को देगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो देयर इज नो एनी इशू। ठीक उसी तरह बी ग्रुप को दे सकता है और ओ से भी एक्सेप्ट कर सकता है। उसी तरह ए बी ग्रुप हर किसी से एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है यहाँ पे। और ओ चूँकि सिर्फ ओ पे ही रहेगा, इसलिए ये सिर्फ अपने ही ग्रुप से रिसीव कर पाएगा। तो इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं, आगे हम आपको और डिटेल्स में कंप्लीट दिखाएंगे, कि जो ओ ग्रुप है वो डोनर हो जाएगा और ए बी ग्रुप होगा वो रिसीवर हो जाएगा, सभी से रिसीव कर सकता है, वो सभी को दे सकता है। लेकिन यहाँ पे भी कुछ टेक्निकलिटी है, हम आगे के केस में देखेंगे। अगर हम देखें कि इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है वर्ल्ड वाइड डेटा, एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं, तो वो 47% लोगों में मिलता है। ए उसके बाद सेकेंड मोस्ट ए ग्रुप है, फिर 9% में बी ग्रुप मिलता है, और ए बी ग्रुप ओनली 3% पॉपुलेशन में ये देखने को मिलती है। अगर हम इसको एंटीजन और एंटीबॉडी का जो केस हम बता रहे थे, इसको दूसरे पिक्चर फॉर्म में अगर हम बताएं, तो सरफेस पे एंटीजन है और एंटी बी एंटीबॉडी है इसके सीरम में या प्लाज्मा में। ठीक उसी तरह टाइप बी में एंटीजन बी है लेकिन एंटी ए एंटीबॉडी है। उसी तरह टाइप ए बी में सरफेस पे एंटीजन ए और बी दोनों हैं लेकिन कोई एंटीबॉडी नहीं है। उसी तरह टाइप ओ में एंटीजन कोई नहीं है लेकिन एंटीबॉडी ए और बी दोनों है। तो क्या होता है इससे? एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर सरफेस एंटीजन हम यहाँ पे इसको दिखाएं और जो अपोजिंग एंटीबॉडी है, जैसे कि ए के केस में बी है और बी ब्लड ग्रुप के केस में एंटी ए है, तो जो अपोजिंग एंटीबॉडी है ये एक रिएक्शंस करेंगे क्लम्प्स, और उसके बाद हेमोलाइसिस होगी क्लम्पिंग की वजह से, आरबीसीज क्लम्प करेंगे और डाई करेंगे। तो इस तरह से ये फ्रेगमेंटेशन हमें देखने को मिलेगा और ये डेथ का कार्य हो सकता है। सरफेस पे आरबीसीज के जो एंटीजन्स थे उनमें वेरिएशन किस कारण हो रही है? तो यहाँ पे जो ओ एंटीजन है इसका अगर हम स्ट्रक्चर्स देखें, केमिकल स्ट्रक्चर्स जो आरबीसी के सरफेस पे है, तो हमने यहाँ पे एब्रिविएशन दे दिए हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, एनेस्टिल ग्लूकोसामिन और फिर गैलेक्टोज और फ्यूकोज ये है। लेकिन अगर एक एंजाइम डिपेंड कर रहा है, जैसे हमने बताया कि ये जेनेटिकली सर्टेन जीन्स के द्वारा डिसाइड होती है, तो अगर जीन गैलनेक ट्रांसफेरेज है तो ये क्या करेगा, एक यहाँ पे गैलनेक एनेस्टिल ग्लूकोसामिन को ऐड करेगा। इसकी वजह से ए एंटीजन को रिप्रेजेंट करेगा, दैट मीन्स कि जो फ्यूचर का ब्लड ग्रुप बनेगा दैट वुड बी ए। ठीक उसी तरह अगर गैल ट्रांसफेरेज है, गैलेक्टोज ट्रांसफेरेज, तो यहाँ पे एक गैलेक्टोज मॉलिक्यूल्स आ जाएगा एनेस्टिल ग्लूकोसामिन की जगह और ये बी एंटीजन को रिप्रेजेंट करेगा।
तो इस तरह से डिसाइड की जाती है। अगर ह्यूमन ब्लड ग्रुप और इसमें अगर हम देखें तो जैसा हमने बताया कि एन-एसिटिल ग्लूकोसामिन होगा या गैलेक्टोज होगा, वो डिटरमाइन करेगा कि ए ब्लड ग्रुप बनेगा या बी ब्लड ग्रुप बनेगा, और अगर नहीं रहेगा तो ओ ग्रुप ही रहेगा केवल। अगर हम एबीए जो ब्लड ग्रुप सिस्टम्स हैं हम देखें कि कैसे हम स्वयं कैसे या हमारे स्टूडेंट्स क्लास में कैसे इसको पहचान सकते हैं, तो दो मेथड्स बताए गए। पहला जो मेथड है बहुत ही सिंपल है, स्लाइड मेथड, और दूसरा टेस्ट ट्यूब मेथड है। टेस्ट ट्यूब मेथड में हमें सेंट्रीफ्यूज वगैरह की ज़रूरत पड़ती है हाई एंड की, और फिर हम वहाँ पे माइक्रोस्कोप की सहायता से क्लम्पिंग वगैरह को देख के हम जान सकते हैं। लेकिन जो स्लाइड मेथड है वो बहुत ही सिंपल मेथड है। इसमें जो भी एबनॉर्मलिटीज जानना है उसको इस तरह से हम देख सकते हैं। हमें रिक्वायरमेंट में ग्लास स्लाइड चाहिए, सिंपल ग्लास स्लाइड, और एक स्टेरर चाहिए, या कोई स्टिक भी आप ले लें, टूथपिक भी ले लेंगे, उससे भी काम चल जाएगा। रिएजेंट के तौर पे हमें एंटी ए सेरा ब्लू कलर में, जो कि ह्यूमन पॉलीक्लोन या म्यूराइन मीन्स की रैट से संबंधित जो ग्रुप्स है उसका एंटीबॉडी है। उसी तरह एंटी बी जो कि येलो कलर से, ब्लू और येलो कलर डिस्टिंग्विश करने के लिए इजीली बताया, ताकि जो एक लेमैन है या आम आदमी है वो भी चाहे तो आइडेंटिफाई इजीली कर ले, क्योंकि ब्लड हर किसी को ज़रूरत पड़ती है और ये लाइफ सेविंग है जैसा हमने पहले बताया। ऑब्जर्वेशन में क्या करेंगे कि हमने एक स्लाइड लिया, उससे पहले हम अपने किसी भी फिंगर्स को पहले आप उसको स्टेरलाइज कर लीजिए, और एक निडल से इसको स्टेरलाइज निडल यूज करिए और उससे इसको प्रिक करिए और 2 ड्रॉप स्लाइड पे गिरा दीजिए। एक ड्रॉप पे एंटीसेरा ए लीजिए, दूसरे पे एंटीसेरा बी लीजिए, और टूथपिक से उसको मिक्स कर लीजिए। रिमेंबर, टूथपिक्स का अगर हम ये पॉइंट यूज कर रहे हैं पहले वाले ब्लड के लिए, तो दूसरे वाले से ये मिक्स नहीं करेंगे, फिर हम ये दूसरा एंड दूसरे वाले के लिए यूज कर सकते हैं, सो दैट कि उनके बीच में कोई कंटामिनेशन ना हो। ये हमें प्रिकॉशंस लेने हैं। तो जैसे ही हम देखेंगे कि क्लम्प बन रहा है, ए ग्लूटिनेशन उसको बोलते हैं क्लम्पिंग को, तो वो क्लम्प अगर विजिबल है हमें नॉर्मल नेकेड आई से भी वो दिखाई पड़ जाएगा बड़े आसानी से। आगे की स्लाइड में हम आपको पिक्चर्स भी दिखाएंगे। तो जहाँ पे ए ग्लूटिनेशन हुआ, कौन सा एंटी ए हमने लिया था, उसी आधार पे आप वो ब्लड ग्रुप बोल सकते हैं। अगर 2 बार हुआ, इस वाले में भी इस वाले में भी, तो दैट मीन्स कि कोडोमिनेंस का केस है, ए और बी दोनों है, दैट मीन्स कि ब्लड ग्रुप ए बी होगा। और अगर किसी में क्लम्प नहीं हुआ, दैट मीन्स कि ओ ग्रुप है, राइट। तो रिजल्ट्स हम इस तरह से दिखा सकते हैं। यहाँ पे हमने रिजल्ट्स को एक पिक्चर फॉर्म में दिखाने की कोशिश की है। जो एंटी ए और एंटी बी दो हमने लिया, ब्लड ग्रुप जो स्लाइड पे लिया था, यहाँ पे 2 तरह के हमने दिखाया कि इसमें भी क्लम्पिंग हुई, इसमें भी क्लम्पिंग हुई। तो जैसे हमने बताया कि अगर दोनों में क्लम्पिंग हो रही है, एंटी ए और एंटी बी दोनों से, दैट मीन्स कि ये ए बी ग्रुप हो गया। ठीक उसी तरह एंटी बी में नहीं हुआ, एंटी ए में हुआ, तो दैट मीन्स कि ये ए ब्लड ग्रुप हुआ। ठीक उसी तरह बी में एंटी बी से क्लम्प हुआ, ए से नहीं हुआ, तो ये बी ग्रुप हो गया। और दोनों में कोई क्लम्प नहीं हुआ, ये सिंपल जो ब्लड हमने ड्रॉप्स लिए थे वही हैं, एंटीसीरा ए बी मिलाने के बाद भी कोई रिएक्शंस नहीं हुए, तो ये ओ ग्रुप हुआ। इसके बाद हम इसको RH फैक्टर जो कि एंटी डी से हम चेक करते हैं, उसमें भी RH पॉजिटिव और RH निगेटिव बहुत क्रूशियल है आज के समय में जानना। पहले क्या था कि लोग नहीं जानते थे और वहाँ पे भी डेथ होती थी। कुछ डिजीजेज, बीमारियाँ हम आपको सामने लेके आएंगे, जिसमें आप देखेंगे कि हमें RH फैक्टर जानना भी बहुत ज़रूरी है। RH फैक्टर रिसस मंकी के नाम से वहाँ से पिक किया गया। सपोज एंटी ए एंटी बी लिया और एंटी डी जो हम RH फैक्टर जानने के लिए कर रहे हैं, एक हमने कंट्रोल ले लिया जो सभी के लिए रहेगा। तो ओ पॉजिटिव मीन्स क्या है कि
यहाँ पे रिएक्शन नहीं, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं, नो क्लम्पिंग, नो एग्लूटिनेशन। लेकिन एंटी डी में एग्लूटिनेशन हुआ, क्लम्पिंग हुई, दैट मीन्स कि ये पॉजिटिव है, तो ओ पॉजिटिव हो गया ब्लड ग्रुप। ठीक उसी तरह एंटी डी में भी कोई क्लम्पिंग नहीं हुई, तो ये हो गया ओ नेगेटिव। ठीक है, रेयरेस्ट का ब्लड ग्रुप है ये। इसी तरह ए पॉजिटिव हुआ और एंटी डी में भी क्लम्पिंग देखने को मिल रही है, तो ये पॉजिटिव हो गया ए ब्लड ग्रुप। उसी तरह ए नेगेटिव में ए के साथ तो क्लम्प बनेगा, एंटी डी में नहीं बनेगा, तो ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो गया। उसी तरह बी पॉजिटिव, तो बी एंटीसेरा बी के साथ और एंटी डी के साथ ये क्लम्प्स देखने को मिलेगा। नेगेटिव रहेगा तो केवल बी देखने को मिलेगा और एंटी डी या आरएस फैक्टर में वो नेगेटिव शो करेगा। ए बी पॉजिटिव में ए और बी दोनों के साथ मिलेगा, क्योंकि ए का भी एलील है, बी का भी एलील है, कोडोमिनेंस का केस है ये। और पॉजिटिव है तो आरएस फैक्टर भी यहाँ पे प्रेजेंट है, प्लस है। उसी तरह ए बी निगेटिव है तो इन दोनों में तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन एंटी डी के साथ वो कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। और लास्ट हमने एक इनवैलिड केस दिया था। अगर ऐसा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है, देन यू हैव टू कंटिन्यू अगेन दैट पर्टिकुलर टेस्ट। ठीक है, या फिर हम ट्यूब मेथड में जाते हैं। ट्यूब मेथड में क्या करते हैं कि हम एक पर्टिकुलर स्पीड पे सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उसका फिल्ट्रेट लेते हैं, फिर सस्पेंड करते हैं सेलाइन में, और फिर माइक्रोस्कोप में जाके वहाँ पे उसकी क्लम्पिंग्स वगैरह को देखते हैं। तो बहुत फेंट या नॉमिनल क्लम्प्स भी होगा तो भी हमें देखने को मिल जाएगा, वो थोड़ा सेंसिटिव है। लेकिन ये टेस्ट आप बड़े आसानी से क्लासरूम में या इवन एट होम आप परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ब्लड ग्रुप्स देखने को मिले। इंडिया में बॉम्बे टाइप एक ब्लड ग्रुप देखने को मिला, जिसमें एंटीजन ए बी के अलावा दूसरा ग्रुप्स था जो इन दोनों के साथ भी रिएक्शंस नहीं करता था, क्लम्पिंग नहीं करता था। तो रेयरेस्ट है, इसका रेयर कितना है 0.0004, 10⁻⁴ के लेवल पे पॉपुलेशन में है। और ये इंडिया में, पाकिस्तान में, ईरान में कुछ जगहों पे ही ये ब्लड ग्रुप्स देखने को मिलता है। उसी तरह जब आप स्टडी करेंगे, कुछ बुक्स में रेफरेंस में सजेस्ट करूँगा, तो ईरान में भी कुछ ऐसे रेयर ग्रुप्स मिले हैं जो कि उनकी अगर हम लीनिएज या एवोल्यूशनरी स्टडी करें तो पता चलेगा कि वो एक म्यूटेशंस था और वो जाके किसी एक पॉपुलेशन में फिक्स हुआ और फिर वहाँ पे वो रेयर ब्लड ग्रुप्स हमें देखने को मिले। इंडिया में इसको वायन भेंडे ने 1952 में डिस्कवर किया हुआ था। यहाँ पे जो जीन है FUT1, ये वन थिंग आई हैव मिस्ड, एक चीज़ था, जो ABA ब्लड ग्रुप है वो हमारे जो ऑटोसोम्स है क्रोमोसोम नंबर 9 उस पे मिलता है, और जो बॉम्बे टाइप का है ये क्रोमोसोम नंबर 19 पे मिलता है, 19 नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ पे H एंटीजेंस का जो प्रोडक्शन है वो ABO सिस्टम से अलग है कुछ, जिसकी वजह से ये हमें रेयर पार्ट मिलता है। हमने जो कंपेटिबिलिटी है डोनर और रिसिपिएंट की इस टेबल के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूज करते समय बहुत ज़रूरी है कि ब्लड ग्रुप एज वेल एज RH फैक्टर्स दोनों कंपेटेबल होना चाहिए। तो देखिए कैसे AB पॉजिटिव दिखा रहा है तो O नेगेटिव सभी को दे सकता है। O नेगेटिव क्यों दे सकता है? क्योंकि इसके सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है। उसी तरह O पॉजिटिव केवल पॉजिटिव, क्योंकि RH फैक्टर पॉजिटिव है तो O सिर्फ पॉजिटिव वाले को ही डोनेट करेगा। तो AB पॉजिटिव को दे सकता है, A पॉजिटिव को दे सकता है, B को दे सकता है और O पॉजिटिव को दे सकता है ये ब्लड। उसी तरह B माइनस है, AB में दोनों को दे सकते हैं और सेल्फ B में दोनों दे। लेकिन अगर B पॉजिटिव हो गया तो ये केवल AB प्लस और B प्लस को ही डोनेट करेगा। ठीक उसी तरह A माइनस है तो AB प्लस, AB माइनस, A प्लस, A माइनस इसको करेगा। ठीक उसी तरह जैसे B था, E पॉजिटिव केवल AB पॉजिटिव और A पॉजिटिव को डोनेट करेगा, AB माइनस केवल AB प्लस और AB माइनस को ही डोनेट करेगा, और AB प्लस होगा तो वो सिर्फ
AB प्लस को ही करेगा, AB माइनस को भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, तो रिसीवर नहीं है। उस तरह से अगर इस चार्ट पे हम देखें तो रिसीविंग पार्ट पे AB प्लस यूनिवर्सल रिसीवर हो गया और O माइनस यूनिवर्सल डोनर के तौर पे देखने को मिलेगा। तो यूनिवर्सल डोनर O नेगेटिव हो गया और यूनिवर्सल रिसिपिएंट जो है वो AB पॉजिटिव हो गया। अगर हम इनहेरिटेंस देखें कि किस तरह से ये ग्रुपिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ, तो जो बेसिक प्रिकर्सर्स था फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज या प्रेजेंस ऑफ HH होमोजाइगस जीन या हेटेरोजाइगस कोई भी हो, वो एंटीजन बनाएगा या H सब्सटेंस प्रोड्यूस करेगा सरफेस के लिए। और अगर हम इसके फर्दर देखें तो A जीन में N-एसिटिल गैलेक्टोसोमल ट्रांसफरेज रहेगा, ये A या H को करेगा रिप्रेजेंट और फ्यूचर में ब्लड ग्रुप A बनेगा। ठीक उसी तरह अगर B जीन है, गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज है, तो B और H एंटीजन बनाएगा और वो फ्यूचर का B ग्रुप ब्लड ग्रुप बनेगा। उसी तरह अगर कोई AB जीन नहीं है तो A माइनस हो जाएगा और वो ब्लड ग्रुप O रहेगा। तो जैसा शुरू में हमने रिएक्शंस को दिखाया था उसी तरह ये रहेंगे। अगर हम इनकी जेनेटिक्स की बात करें तो जैसा हमने बताया कि जो ABO सिस्टम्स हैं उसका जो जीन है वो 9th क्रोमोसोम पे Q आर्म के 34.1 बैंड्स पे लोकेटेड है और वहाँ से जिस तरह से पहले आपने ग्राफ में देखा था कि N-एसिटिल ग्लूकोसामिन या गैलेक्टोज कौन जुड़ रहा है वो उस आधार पे ये बनेगा। अब अगर हम देखा जाए कि फादर सपोज करो A, B या O में से कोई एक एलील उसके पास है या जीन है और मदर के पास है, तो A और A कंबाइन करेंगे तो AA बना। ठीक उसी तरह AB और AO। B ग्रुप अगर फादर का है तो A और B, B और B और B और O। नेक्स्ट अगर O ग्रुप है तो OA, OB और OO या O0। अगर A और A का कॉम्बिनेशन हुआ तो ब्लड टाइप A ही बनेगा। A और O है तो O में चूंकि 0 है लेकिन A रिप्रेजेंट कर रहा है तो हेटेरोजाइगस केस है और ये डोमिनेंट नेचर का है तो ये A ब्लड ग्रुप बनेगा। A भी ये को डोमिनेंस का केस है कि हाफ एक एंटीजन फादर की तरफ से और दूसरा मदर की तरफ से आया तो को डोमिनेंस शो कर रहा है, तो यहाँ पे ये दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी बनेगा। बी और बी में बी बनेगा, बी प्लस ओ में ठीक इसी तरह ए की तरह यहाँ पे बी ब्लड ग्रुप आएगा और ओ अगर दोनों रहेंगे फादर मदर तो जो चाइल्ड ऑफ स्प्रिंग्स होंगे दे वुड बी ओनली ओ ग्रुप्स। यहाँ पे एलील के हिसाब से दिखाया गया है कि अगर ए और ओ या ए रहता है तो एक टाइप रहेगा, ए और बी दोनों आ जाते हैं तो को डोमिनेंस का केस है, वो ए बी बनेगा। अगर बी आ गया तो बी, ओ आ गया तो ओ, उसको इस तरह से सिमेट्रिक डायग्राम के तौर पे दिखाया गया है। जैसे हमने शुरू में कॉज में या इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप में बताया कि बहुत सारे हिमोलाइटिक डिजीजेस होते हैं, अगर हम केयर ना करें ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूजन में या डोनेशन के समय या जो रिसीव कर रहा है उसके ब्लड ग्रुप हमें नहीं मालूम है और कोई भी ब्लड ग्रुप अगर हम चढ़ा रहे हैं तो डेथ होने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है। तो कुछ ऐसे बीमारियां हैं हिमोलाइटिक जो न्यू बॉर्न बेबीज़ में भी देखने को मिली हैं। पहला है हाइड्रोप्स फेटालिस। इसमें एक्चुअल में ये इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का ही एक पार्ट है कि जब एंटीजन सपोज करिए फादर का आरएस फैक्टर प्लस है और मदर का आरएस फैक्टर निगेटिव है तो जो ऑफस्प्रिंग्स आएगा वो आरएस पॉजिटिव आएगा। तो पहला जो प्रेगनेंसी होगा मदर के अंदर एंटीबॉडी बनने शुरू हो जाएंगे। मदर आरएस निगेटिव होती है लेकिन पॉजिटिव बच्चे की वजह से वो यहाँ पे कुछ सेल क्लम्प करेंगे और डाई करेंगे। लेकिन वही मदर अगर सेकेंड प्रेगनेंसी को प्लान करती है तो ये जो एंटीबॉडीज़ थे वो बहुत ज़्यादा बन चुके हैं, तो जब दूसरा फिटस आएगा वो पूरा का पूरा डाई कर जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए शुरू में पहले डेथ इस वजह से बहुत होती थी, तो अब एंटी-डी इंजेक्शंस आ गए हैं। वो डॉक्टर्स
दोनों पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप जान के, उसका RS फैक्टर जान के, अगर वो पॉजिटिव फादर और नेगेटिव मदर है तो मदर को एंटीबॉडी का इंजेक्शन वो लगा देती है। तो उससे क्या होगा कि जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो रहा था वो नहीं होगा, नहीं होने की वजह से क्लम्पिंग नहीं होगी और फिटस इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस की वजह से डाई नहीं करेगा। तो पहले जो डेथ होती थी अब उसको बड़े आसानी से चेक किया जाता है। इस केस में क्या होता है कि जैसे ही एंटीबॉडीज और ये क्लम्पिंग्स वगैरह बनती हैं तो फिटस के अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड्स है वो बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर है ज़्यादा और उस वजह से स्वेलिंग आएगी, एडिमा आएगा और बहुत ज़्यादा जो एमनियन है वो बर्स्ट करने के कंडीशंस पे रहेगा। तो यहाँ इस केस में ज़्यादातर केसेस में बेबीज़ क्या करती है कि यूट्रस के अंदर ही डाई कर जाती है, क्योंकि हार्ट को थोड़े से ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़्यादा पंपिंग करनी पड़ रही है, क्योंकि हार्ट, किडनी, दूसरे जो और टिश्यूज़ हैं वहाँ पे पूरा फ्लूइड भरा चुका है। तो इस वजह से ये बीमारी आती है। एक और आरबीसी, चूँकि आरबीसी से रिलेटेड है ब्लड ग्रुप, तो डायरेक्टली रिलेटेड ये डिजीज़ नहीं है लेकिन एसोसिएटेड है। आरबीसीज में जो सरफेस पे है वो जो हीमोग्लोबिन है अल्फ़ा और बीटा दो ग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर बना है। तो जो बीटा ग्लोबिन है उसका 6 कोडॉन 1 2 3 4 5 6 पे ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए और वो नॉर्मल केस में डिस्क शेप का आरबीसीज बनाता है। लेकिन अगर पॉइंट म्यूटेशन किसी वजह से हुआ और वो ग्लूटामिक की जगह वायलिन बना, टी की जगह ए की जगह ये चेंज हो गया और उस वजह से अमीनो एसिड चेंज होके वायलिन बनाया। वायलिन बनने से जो डिस्क शेप आती थी वो शेप चेंज हो गया फिनोटाइप और ये सिकल शेप बना। सिकलिंग की वजह से क्या होगा कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई, तो उस वजह से ये डिजीज़ देखने को मिलता है और इसमें एनीमिक हो जाता है पेशेंट्स। इसका एडवांटेज भी है, अगर इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स हम इसका देखें तो अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो मलेरिया बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है और मलेरिया पैरासाइट जो है वो सिग्नेट रिंग स्टेज आती है एक मलेरिया पैरासाइट के लाइफ साइकिल में, वो यहाँ पे ग्रो कर जाता है डिस्क शेप में। लेकिन अगर सिकल्ड हो, हाशिए के आकार का हो, तो वहाँ पे मलेरिया पैरासाइट ग्रो नहीं करता। तो उस वजह से क्या है कि जितने सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स थे उनको मलेरिया होता ही नहीं था, क्योंकि मलेरियल पैरासाइट वहाँ पे ग्रो ही नहीं कर पाता था। तो ये लोग उस वजह से मलेरिया से बच गए, लेकिन सिकलिंग की वजह से डाई कर गए। तो यहाँ पे एडवांटेज क्या था कि जो वाइल्ड टाइप है वो मलेरिया की वजह से मरे अफ्रीकन कंट्रीज़ में, जो सिकल शेप के लिए रिसेसिव थे वो ऑक्सीजन कैरिंग प्रॉपर ना होने की वजह से मरे, और जो हेट्रोजाइगस थे वो केवल सर्वाइव किए। तो ये हेट्रोजाइगस एडवांटेज का एक अच्छा एग्जाम्पल्स देखने को मिलता है एवोल्यूशन में। रेफरेंसेस जैसा हमने बताया कि आप मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी लोडिस एट अल की 2016 या उसके आगे का कोई भी इशू आप यूज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू।